गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 21 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आज नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से कम हैं तो अपना समय बचेगा आज, लेकिन टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जैसे पहला हम लोग टॉपिक करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले परस्पेक्टिव से, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। देखिए स्कीम लॉन्च नहीं हुई है लेकिन लॉन्च होने वाली है। एमिशन ट्रेडिंग कैसे होता है ये आपको बताऊंगा। अच्छा टॉपिक है खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो टॉपिक है मैरिजेबल एज, ये थोड़ा पुराना टॉपिक है, रिपीटेड सा है, जिसमें गर्ल्स की जो मैरिजेबल एज है उसको 18 ईयर से इंक्रीज करके 21 ईयर किया जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली गई थी, उस पीआईएल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आंसर है, रिप्लाई है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे बढ़िया से। जियो इंजीनियरिंग एक के बारे में इन जनरल बात करेंगे और ये टेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक एक यहाँ पे सजेशन आया है साइंटिस्ट की तरफ से, तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा रहेगा, ये आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है खासकर मेंस में। साउथ चाइना सी के बारे में घिसी पिटी सी बातें हैं, थोड़ा देखेंगे, आज के टेक्स्ट सेक्शन में दिया हुआ है। किस तरह से जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो चाइना के अगेंस्ट में एक्शन ले रही हैं अभी। चाइना किस तरह से इनके ऊपर दबाव बना रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया का यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया कैसे स्टेक होल्डर है साउथ चाइना सी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है वीमेन का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके पीछे रीजंस कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशन क्या क्या है, एक दो एग्जांपल वगैरह भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, वो थोड़ा करेंगे। फ्रंट पेज पे आज कुछ खास भी चीज़ नहीं है, तो सीधा हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। सेंटर में नोटिफाई एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बाय जून। देखिए पहले आपको बताता चलता हूँ कि एमिशन ट्रेडिंग बच्चों होता कैसे है। देखिए ये ऐसे अभी जो एमिशन ट्रेडिंग है वो यूरोप के अंदर चल रहा है, ठीक है। कैसे होता है आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए यूरोप के अंदर क्यों चल रहा है, क्योंकि अंदर क्योटो प्रोटोकॉल उनके पास बाइंडिंग टारगेट होते हैं, इंडिया के पास बाइंडिंग टारगेट नहीं है। होता कैसे आपको बताता चलता हूँ। देखिए सपोज यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक कंपनी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंपनी 1, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कंपनी 2, ठीक है। ये दो कंपनी अपने पास हैं। अब गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने ये टारगेट दिया है कि ये जो कंपनी 1 है ये एक साल में सिर्फ 50 टन ऑफ CO2 रिलीज कर सकती है, ठीक है। ये टारगेट दिया है। और कंपनी 2 को टारगेट दिया है कि वो एक साल में ये भी 50 टन ऑफ CO2 रिड्यूस कर सकती है। लाइक इतना ही प्रोड्यूस करेंगे, इससे ज्यादा अब नहीं कर सकते, इनको टारगेट दिया गया है। अब कंपनी 1 क्या करती है, ये इसने कुछ सोलर पैनल वगैरह लगाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कंपनी 1 ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और इसने क्या किया, 40 टन की बजाय सिर्फ 50 टन की बजाय सिर्फ 40 टन ऑफ CO2 ही रिलीज किया, यानी कि अपने टारगेट से 10 टन कम किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम CO2 रिलीज किया। लेकिन कंपनी 2 ने अपने टारगेट से बढ़ के यानी कि 60 टन CO2 रिलीज किया। देखो टारगेट इसको 50 का था और इसको दोनों को 50 का था, लेकिन एक ने स्टेप लिए तो 40 टन किया, दूसरे ने स्टेप नहीं लिए तो 60 टन किया। अब यहां पे शुरुआत होती है एमिशन ट्रेडिंग की। तो ये जो कंपनी 1 है इसके पास 10 टन CO2 एक्स्ट्रा है, राइट। ये एमिशन कर सकता था लेकिन इसने किया नहीं, तो इसके पास 10 टन ऑफ CO2 का सर्टिफिकेट है। लेकिन दूसरी कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, क्योंकि इसने टारगेट को एक्सीड कर दिया है। तो कंपनी 2 क्या कर सकती है, कंपनी 1 से ये जो 10 टन ऑफ CO2 का सर्टिफिकेट परचेज कर सकती है पैसा देके। फ्री में नहीं है सब कुछ, ये पैसा देके। इसे कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग के और भी कई रूप होते हैं, लेकिन उनमें से एक रूप ये है, ठीक है, एक टाइप का ये भी होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट वैसे यही होता है। इससे क्या हुआ, जो कंपनी 2 थी उसको कंपनसेशन देना पड़ा, और कंपनी 1 को क्या हुआ, जो उसने बेनिफिट लिए हैं यार, उसने जो स्टेप लिए हैं उसको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, तो इसको इंसेंटिव मिल गया, इसको मिला इंसेंटिव, इसके ऊपर लगा एक तरह से फाइन। इसे कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। अब इससे होगा क्या, कंपनी 1 फ्यूचर में और ज्यादा
ग्रीन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर होंगे। और कंपनी 2 क्योंकि उनको बार बार फाइन देना पड़ रहा है तो धीरे धीरे ये लोग भी वही ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है एमिशन ट्रेडिंग। और इसी तरह का एमिशन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है अभी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होने वाला है। हालांकि गुजरात के अंदर ये पहले से लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी जो है वो फाइनल स्टेज में चल रहा है। ठीक है, अपना कैबिनेट ने फाइनल स्टेजेस के अंदर लेके गई है और बाय द मंथ ऑफ जून उसको हम लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी रहेगी बच्चों वो रहेगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, जो कि पावर मिनिस्ट्री की अंडर में एक बॉडी आती है। तो जैसे हमारी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, जहाँ से बहुत ज़्यादा CO2 वगैरह रिलीज होता है, तो इन कंपनीज के ऊपर हम लोग टारगेट जो है वो सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी। और आपको पता ही है कि हमारा जो पंचामृत है, पंचामृत के तहत हम लोगों को क्या करना है, 2030 तक अपनी GDP का 45% अपने को क्या करना है, अपने को ग्रीन गैस मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना है और वहां से सोर्सेज को पावर जनरेट करना है। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये है पंचामृत का कमाल जो हम लोग करने वाले हैं। अच्छी चीज़ है, अगर होगी तो बढ़िया से इंप्लीमेंट होगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह के सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे कंपनीज के द्वारा, ग्रीन सर्टिफिकेट वगैरह, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, बी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज का पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिया हुआ है, बट उसके बावजूद भी जो उससे बाहर हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 2001 के अंदर अपने पास एनर्जी एंड द कंजर्वेशन एक्ट 2001 आया था। उसके बाद 2002 में नेक्स्ट ईयर इसको बनाया गया था। तो इसका मिशन क्या है, टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना, टू असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज and strategies with a thrust on the self-regulation and market principles with the primary objective of reducing the energy intensity of the Indian economy। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्डिंग कोड वगैरह भी बनाए जाते हैं और सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली होता है, रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं ना, दैट वो सब यहाँ पे रहता है। तो हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा टॉपिक है। देखिए, जब हम एमिशन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको अडोप्ट किया गया और बाद में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह हुए थे, बाद में कभी बात करेंगे। बट यस, थोड़ा आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है जी, कार्बन इसे आप जो है कार्बन ट्रेडिंग भी कह सकते हो, कार्बन ट्रेडिंग कह सकते हो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एमिशन ट्रेडिंग भी कह सकते हो। ठीक है, जो आपका मन करे आप कहिए। चीज़ें लगभग एक ही तरह से काम करती हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में है। चलिए बच्चों, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मैरिज एज। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना, जिसे हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं। अमेंडमेंट में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो और ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट करती है आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अमेंडमेंट का मतलब दोनों होता है, सिर्फ ऐड करना नहीं होता है। तो भाई जो मिस्टर उपाध्याय जी हैं, आपको पता ही है, इनका बड़ा नाम फेमस है, अश्वनी उपाध्याय जी, और ये बहुत PIL वगैरह डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाला, PIL बोला, उन्होंने कहा कि साहब पार्लियामेंट जब करेगी, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर तो प्रपोजल है कि 18 साल से 21 साल की एज करनी है, वो प्रपोजल अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है। अब आपको पता है कि जब स्टैंडिंग कमेटी के पास चली जाती है तो काफ़ी समय लगता है उसको वापस आने में। तो इन्होंने कहा कि सब पार्लियामेंट जब करेगी तो करेगी, सुप्रीम कोर्ट को कहा इन्होंने कि आप जो है मैरिजेबल जो एज है गर्ल की अभी जो 18 साल है, आप उसको 21 साल कर दीजिए। तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से, माई बाप आपके पास पावर है, आप प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वी शुड नॉट परसीव दैट वी आर द एक्सक्लूसिव कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सक्लूसिव मतलब वी आर द ओनली वन।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया मैं कस्टोडियन हूं कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन पार्लियामेंट भी इक्वली कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसमें प्रेसिडेंट आएगा, उसमें आपका पार्लियामेंट आएगा, उसके अंदर आपका गवर्नर भी आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाई ये जो मैरिजेबल एज है 18 साल से 21 साल करने वाली, ये पार्लियामेंट का काम है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैरिज। हमसे मत पूछिए, और ये कह के उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस यहाँ पे कर दिया है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो उपाध्याय जी ने कहा, क्या कहा वहां पे, इस समय जो मिनिमम एज वाला कॉन्सेप्ट है 18 साल, वो कहाँ कहाँ पे लागू होता है? क्रिश्चियंस, पारसीज, हिंदूज, स्पेशल मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है। यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट जो मैरिजेबल एज होती है गर्ल्स की, वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, विच कैन बी 14 ईयर्स, काइंड ऑफ 14-15 ईयर्स के आसपास। ठीक है, तो वो वहाँ पे रहता है। 1978 से पहले इंडिया में जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज थी वो 15 साल थी, जो बॉयज़ की मैरिजेबल एज थी वो 18 ईयर्स थी। लेकिन 78 में इसको इंक्रीज़ करके लड़कियों की एज 18 साल कर दी गई और बॉयज़ की एज को 21 साल कर दिया गया। और वही एक समय था जब वोटिंग एज को भी जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? अगर आप गर्ल की मैरिजेबल एज 18 साल से 21 साल कर देते हो तो देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स ऑल्सो। मोस्टली जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। उनका कहना है कि भाई 18 साल बिल्कुल सही है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास देश में जो भी कानून है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का कानून हो, चाहे वो पोक्सो एक्ट हो, या कोई भी और एक्ट हो, जैसे आपका जुवेनाइल जस्टिस वाला एक्ट आ गया। ठीक है, उन सभी में 18 साल से कम वाले जो है वो चाइल्ड होते हैं, 18 से ज़्यादा वाले जो है वो अडल्ट होते हैं। राइट, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल लॉ भी हैं उसके अंदर भी 18 साल को जो है वो एज मानी गई है। अब उससे भी अगर हम लोग डिस्कशन की बात यहाँ पे करें, बॉयज़ की एज है 18 और गर्ल्स की एज है 18। प्रोज क्या है? अगर आप 18 साल से 21 साल कर देते हो तो उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? सबसे बड़ी तो भैया बात जेंडर न्यूट्रलिटी की है। जेंडर न्यूट्रलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी, दोनों की एज बराबर होनी चाहिए। या तो दोनों की एज 18 करो या दोनों की एज 21 करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब गर्ल्स की मैरिजेबल एज 18 से 21 साल हो जाएगी तो ज़्यादा लड़कियां जो हायर एजुकेशन लेंगी। अभी क्या होता है, अभी 18 के क्या ही होता है यार, 18 में तो आपकी +2 होती है ना, 12वीं करने के बाद आपकी शादी हो जाती है। अगर 21 साल हो गए तो कम से कम 3 साल लड़कियां और पढ़ाई कर सकती हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं, जिनके पेरेंट्स +2 करते ही शादी करवा देते हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर गर्ल्स जाएंगी, उसमें जो मैटरल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपकी शादी जब 17-18 साल में हो जाती है तो हम लोग गर्ल्स क्या हैं वो फिजिकली वीक होती हैं। तो जब लेबर पेन होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो मैटरल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप मैच्योर एज में जाओगे, 21 साल की एज में आपकी शादी होगी, तो वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, है ना। और कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वो भी कम हो जाते हैं। अब बचपन में आपकी शादियां हो जाती हैं, ससुराल में जाके जो बर्डन होता है, मेंटल हरासमेंट वगैरह की बहुत लोगों की होती है, वो सब रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका होगा, बिकॉज आप हायर एजुकेशन लोगे, आपको जॉब मिलेगी, है ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आपकी एज 18 से 21 साल हो जाती है। बट येस, देयर आर सम अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। पहली बात तो ये आप ये समझिए कि अभी भी हमारे देश में 18 साल से कम शादी करना इज इलीगल, इट्स कंसिडर्ड चाइल्ड मैरिज। तो क्या उससे शादियां रुक गई? नहीं रुकी ना। तो 21 साल करने से शादियां कैसे रुक जाएंगी, इसकी क्या गारंटी है? दिक्कत कानून में नहीं है भाई। आज भी हमारे देश में अराउंड 23 से 25% जो शादियां होती हैं वो चाइल्ड मैरिज हो रही हैं, जबकि इलीगल है। तो 21 साल करने से कैसे रुक जाएंगी? प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। अरे भाई, आप पहले वाला तो अच्छे से इंप्लीमेंट करो ना, बाद वाले को तो बाद में देखेंगे। ये समस्या यहाँ पे है। दूसरी समस्या यहाँ पे है, इससे लड़कियों की फ्रीडम कम हो जाएगी और फैमिलीज का कंट्रोल उनके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं जहाँ पे जो जैसे मान लो कोई लड़की है, अब वो 18 साल, अब उसको अभी कोई लड़की है या कोई लड़का है, अगर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना
है ना। एक मिनट। तो एक लड़की वो 18 साल तक वेट करती है और 18 साल के बाद अपनी शादी का डिसीजन खुद ले सकती है एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। लेकिन अगर आप उसको 21 साल एज कर दोगे तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगी। उसको 3 साल और वेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए, है ना। तो उसकी वजह से जो फैमिली का कंट्रोल उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये समस्या है। उसके अलावा 2018 में हमारा जो लॉ कमीशन है उसने ये रिकमेंड किया था कि भाई आप लड़कियों की एज 18 से 21 मत करो, आप लड़कों की एज 21 से 18 कर दो। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी 18 जो हमारे यहाँ पे एक एज मानी जाती है वोटिंग एज। 18 साल की उम्र में जब आप वोट देने के लायक हो जाते हो तो शादी करने के लायक भी हो जाते हो, तो लड़कों की एज कम कर दो, है ना। ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बोली थी। उसके अलावा मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इनएबिलिटी टू एलिमिनेट मैरिज ऑफ द वीमेन बिफोर 18 हैज़ नो एविडेंस दैट इट वुड एलिमिनेट द इंक्रीज द एज ऑफ द 21। मतलब जब 18 साल की उम्र में आप चाइल्ड मैरिज को नहीं रोक पा रहे हो तो आप 21 साल में भी नहीं रोक पाओगे। देखिए इसके अंदर और भी बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ फिलहाल, बिकॉज अपने पास टाइम की कमी होती है और ये स्टैटिक पोर्शन होता है। जीएस पेपर 2 में जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, जब हम लोग वीमेन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में 2 घंटे की चर्चा की जाती है, तो तब जाके देखेंगे। बाकी फिलहाल 2-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए जी। कैन वी यूज मून डस्ट टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कहता है देखिए बड़ा ही एक यूनिक सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है, देखिए पहले आपको थोड़ा बताता चल दूं क्या रहता है। 1816 के अंदर एक माउंट टम्बोरा जो कि इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है, भैया उसका वल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत ज़बरदस्त। देखिए होता क्या है बेटा, जब वल्केनिक इरप्शन होता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट्स, वो उसे एरोसोल कहते हैं। ठीक है, एरोसोल क्या होता है? जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, खासकर स्ट्रेटोस्फेयर में, उसे एरोसोल कहते हैं। तो जब वल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एरोसोल्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। एरोसोल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत सारे सल्फेट्स हैं और जैसे ही सनलाइट उनसे टकराती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है और सनलाइट हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचती है, जिससे क्या होता है हमारी अर्थ के ऊपर कोल्ड कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। समझ रहे हो? अरे भाई जब सनलाइट ही नहीं आएगी तो कोल्ड कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। 1816 में क्या हुआ था, जब ये वल्केनिक इरप्शन हुआ था उस साल देयर वाज नो समर एंड दैट इज कॉल्ड समर लेस ईयर। समर हुई नहीं, ग्लोबल टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम हो गया था, खासकर यूरोप के अंदर तो समर आया ही नहीं। ठीक है, अब यहां से आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा बड़ा सही तरीका है भाई, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एयरोसोल को स्प्रेड कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही दूर हो जाएगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब टेम्परेचर तो कम हो गया 1816 में, लेकिन भाई ड्रोट बहुत भयंकर आया। अब जो हमारी क्रॉप्स होती हैं भाई, इनको तो ग्रो करने दो, ये तो फोटोसिंथेसिस करेंगी ना यार। और जब इनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी? फूड प्रोडक्शन कम हो गया, यूरोप में लोग भूखे मरने लगे। देखो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ट्रॉपिकल एरिया में तो फिर भी काफ़ी सनलाइट होती है। प्रॉब्लम आती है टेम्परेट रीजन के अंदर जहाँ पे पहले से ही सनलाइट कम होती है। ड्रोट भयंकर आया, खाने पीने को कुछ भी नहीं था, यूरोप बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की मौत हो गई। समझ रहे हो, भूख के मारे, फैमिन के मारे। 1816 की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये भी याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो 1815 के दौरान ही जो फ्रेंच जो एम्पायर था उसके जो किंग हुआ करते थे, नेपोलियन ने वॉर हारा था। कहाँ पे? वाटरलू के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इनिशियली उसके अंदर यूरोप के कुछ एरियाज़ में, और जिसकी वजह से नेपोलियन जो है वो लड़ाई हार गया था। खैर वो एक अलग बात है। उसी की समय की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब वो समरलेस वहाँ पे ईयर आया था, अब भैया खाना तो था नहीं, फोडर तो था नहीं। वो एक ऐसा समय हुआ करता था जब लोग यूरोप के अंदर ट्रैवल करने के लिए घोड़ा गाड़ी का यूज़ करते थे। अब उस समय कार वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो तांगे से चलते थे, घोड़ा गाड़ी से चलते थे। ठीक है, अब फोडर नहीं रहा तो घोड़े भी मर गए, कुछ मर गए, कुछ लोगों ने मार दिए। अब भैया लोग कैसे ट्रैवल करेंगे? अब आपको ये पता ही है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन।
अब घोड़े तो बचे नहीं, घोड़ा गाड़ी तो बचे नहीं, ट्रैवलिंग कैसे करोगे? उसी समय जो है साइकिल की खोज हुई, साइकिल की डिस्कवरी उसी टाइम पे हुई थी, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ से थोड़ा अलग हम लोग चलें तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक नया आइडिया आया है, खुरापाती आइडिया साइंटिस्ट के दिमाग में। ये कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट हम लोग मून से लॉन्च करेंगे। पहले मून पे जाएंगे, वहां पे जाके जो है माइनिंग करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, डिगिंग करेंगे, और जो मून की डस्ट है उसको हम लोग कहां पे स्प्रेड करेंगे? एक ऐसी जगह पे जहां पे अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, और वहां पे उस डस्ट को जाके सेटल कर देंगे, उसको पार्क कर देंगे, मतलब वहां पे वो टिकी टिकी रहेगी। इससे क्या होगा, जब सनलाइट आएगी तो वो डस्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगी और वो एक अर्थ के ऊपर शेडो क्रिएट कर देगी। तो सनलाइट अगर कम हो जाएगी तो भाई अपने आप ही ग्लोबल वार्मिंग दूर हो जाएगी, अर्थ अपने आप ही कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया। इस ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया एक और भी है। ये अर्थ है, इधर सन है, सन से सनलाइट आती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिरर रख देते हैं, मिरर, एक बहुत बड़ा मिरर। मिरर क्या करेगा, सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, अर्थ तक सनलाइट आ ही नहीं पाएगी। मतलब हम 100% नहीं रोक रहे हैं, 10-20% रोक रहे हैं। तो जब नहीं आएगी तो अपने आप ही ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी। ये सब जियो इंजीनियरिंग के आइडियाज होते हैं, खुराफाती आइडियाज। अब देखिए, ये चीज़ें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, हम लोग इसकी जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो हमें नहीं पता होता। भैया साइड इफेक्ट तो बाद ही पता चलता है ना। अब यूपीएससी की तैयारी करने आते हो, आपको तो बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में, अरे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आइडिया अच्छा है। लेकिन जब एक्चुअली तैयारी करने आते हो भाई, 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, सालों साल तक, तब जाके कहीं जो है लिस्ट के अंदर नाम आता है। वो उसका साइड इफेक्ट है, आपको नींद गंवानी पड़ती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपकी तोंद निकल जाती है, बाल झड़ जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यही खेल है भाई सारे का सारा। आपको अप्रोच अच्छी है लेकिन आप उसको डिप्लॉय भी कर दोगे, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कैसे होंगे? हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि एरोसोल कहाँ करना है, कितना करना है? अब अमेरिका वालों ने कर दिया मान लो, उसका इंपैक्ट तो इंडिया के ऊपर भी नजर आएगा। इंडिया वालों ने कर दिया तो उसका इंपैक्ट तो चाइना के ऊपर भी नजर आएगा। तो अगर किसी कंट्री को डैमेज होता है तो कौन उसको कॉम्पनसेशन करेगा? ऐसी कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कर सकती है? नहीं, कोई ही नहीं कोई हमारे पास। तो बात ये है कि आइडिया आपका ठीक है, पेपर के ऊपर ठीक लग रहा है दिखने में, लेकिन भाई जब ग्राउंड के ऊपर बात आएगी तब की बात। तो इट्स अ आइडिया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पेशी में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो इंजीनियरिंग, डिस्कस सम मेथड्स। देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा। व्हाट इज जियो इंजीनियरिंग, व्हाट इज जियो इंजीनियरिंग, डिस्कस few methods through which global warming can be reduced। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में है ये और 10 मार्क्स में आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इटली के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी ख़राब चल रहे थे कुछ समय से, आपको अच्छे से पता ही है। जब रशियन एक शिप था इंडिया में, ये 2016-17 की 12-15 की बात मैं कर रहा हूँ, कई साल पहले की बात है। तो इटली के उस शिप में 2 मरीन थे जिन्होंने केरला के 2 फिशरमैन को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद हम उसको जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर केस चला, वो इटली में वापस गए, फिर हम लोगों ने उनको वापस बुलाया। इटली के जो इंडिया में जो डिप्लोमेट थे उनको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया। हमारे जो एम्बेसडर थे इटली के अंदर, इटली ने उनको जो है वो एक्सपेल कर दिया था। बहुत कुछ हुआ, रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे इटली के साथ हमारे। लेकिन भाई समय समय की डिमांड है, समय बदल रहा है, इंडिया जो है वो सुपर पावर बनता नजर आ रहा है, इटली की इकोनॉमी जो है वो डाउन नजर आ रही है 2008 के बाद, स्पेशली इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, इटली भी सलाम कर रहा है आज के समय में। तो इटली चाहता है कि इंडिया के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह करे, है ना। देखिए इटली पीछे छूट गया,
जर्मनी हमारे साथ खूब कोलैबोरेशन कर रहा है, फ्रांस की तो आप बात ही मत करिए, है ना। आप इसराइल देखिए, आप जापान को देखिए, अमेरिका को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, सब हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इटली एक G7 कंट्री है, तो भाई हम पीछे क्यों रहें। तो इटली वालों ने बोला देखिए भाई, जो गया समय वो गया, है ना। पुरानी लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं, मिट्टी डालते हैं, आगे कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी G20 वगैरह की मीटिंग होगी, तो इटली वाले हमारे साथ कुछ डिफेंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है जी। अब ऐसी बात नहीं है कि इटली के साथ 100% हमारा रिलेशन खराब है और 100% ही वो हमारे डिफेंस के अंदर इंक्लूड नहीं है, कहीं कहीं पे है इंक्लूड। वैसे भी आपको पता है कि जब अगस्ता वेस्टलैंड वाला जो वीआईपी चोपर स्कैम हुआ था, उसके अंदर भी इटली की कुछ कंपनीज का नाम आ गया था, जिसके में हम लोगों ने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो एक तो उन्होंने क्या किया, मोदी सरकार जी ने अभी जो ब्लैक लिस्ट थी कुछ कंपनी, उनको हटा दिया ब्लैक लिस्ट से, तो इंडिया के साथ वो दोबारा से ट्रेड वगैरह कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो INS विक्रांत है, उसके अंदर भी हम लोग इटली की हल्का फुल्का हेल्प हम लोगों ने लिया था। रिलेशन ख़राब तो हो गए थे काफ़ी, बट अभी थोड़ा बहुत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जॉर्जिया मेलोनी जी हैं, अभी इंडिया में विजिट करेंगी, और इन्हीं की पार्टी थी वो 2011-12 में, जिसने हमारे एम्बेसडर को एक्सपेल किया था। ये बहुत ही एकदम ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पॉलिटिशियन है भाई, ठीक है। ये एकदम नेशनलिज्म की बात करती हैं बहुत भयंकर तरीके से। खैर, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है, और आज इटली का टाइम चला गया, हमारा टाइम आया हुआ है। तो वही बातें हैं भैया, चढ़ते सूरज को सलाम हो रहा है। एनीवेज, मोर सब्र रैटलिंग, मोर आइसोलेशन, मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ चाइना सी, पुराना सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत करके निकल जाते हैं। तो देखिए, ये है 9 डैश लाइन। मैं लाइन को ना रेड कलर से डालता हूँ। ये एक 9 डैश लाइन है, ये ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ये 9 डैश लाइन है। इस 9 डैश लाइन के अंदर जो कुछ भी है वो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है, ये मेरा है भाई। पुराने ये दूसरे लोग पागल हैं क्या। वियतनाम भी तो है भाई यहाँ पे, मलेशिया भी है यहाँ पे, है ना, इंडोनेशिया भी है, ब्रूनेई भी है, फिलीपींस भी हैं, यहाँ पे ताइवान भी है। इनका क्या, ये पागल थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन चाइना कहता है कि हाँ वो सच्ची में पागल हैं, ये साउथ चाइना सी है, ये मेरे नाम पे है, तो इसलिए मेरा है। ऐसे तो पूरा इंडियन ओशन इंडिया का हो जाएगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। बट एनीवे, चाइना वो करता है। कई सारे आइलैंड हैं यहाँ पे, जैसे स्पार्टली आइलैंड्स, चाइना कहता है ये मेरा है। पार्सल आइलैंड्स, चाइना कहता है ये मेरा है। और ये आइलैंड भी नहीं है, ये छोटी छोटी रॉक्स हैं बस, एक दो पत्थर निकला हुआ बाहर की तरफ। ऐसा कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है जिसपे लोग रहते हैं, जंगल वंगल है, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्के हल्के पत्थर जो है वो निकल रहे हैं वहाँ पे, और जब हाई टाइड आता है तो डूब जाते हैं। जब लो टाइड मतलब हाँ, जब लो टाइड आता है तो वो हल्का फुल्का दिखने लगते हैं। चाइना उनको आइलैंड कह रहा है, चाइना की डेफिनेशन ही अलग है आइलैंड की। अब ये मामला जो है घूमते फिरते कहाँ पहुँचा, ये मामला पहुँचा कहाँ पे, PCA में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, जो कि हेग में है, नेदरलैंड के अंदर। ये मामला फिलीपींस लेके गया था वहाँ पे, तो फिलीपींस ने कहा कि भैया थोड़ा निपटारा करो, क्या क्या चल रहा है। तो हेग वालों ने क्या किया, अनक्लोस, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को गौर से स्टडी किया। कुछ सालों तक, 3-4 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि चाइना का जो क्लेम करता है साउथ चाइना सी में, बिल्कुल बकवास है, फालतू है, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। चाइना ने कहा भैया मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि चाइना इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती रही। अब डिस्प्यूट भी हो गया। डिस्प्यूट होने के बाद फिलीपींस के फेवर में डिसीजन आया, लेकिन बावजूद उसके फिलीपींस कुछ वहाँ पे कर नहीं पाया लीगल तौर पे, क्योंकि भैया चाइना सुपर पावर है, तो आप उसे लड़ तो नहीं सकते। चाइना के जो है प्रेसिडेंट ने बार बार कहा है कि हम लोग चाइना से लड़ नहीं सकते, मजबूरी में है, हमारी मजबूरी है बहुत बड़ी। तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं। जो हेग वाला आर्बिट्रेशन है, उसने ये कहा कि दीज आर सम रीफ्स ओनली, दे आर नॉट आइलैंड्स प्रॉपरली, ठीक है, एक वो अलग बात है। तो दैट वाज द वायलेशन ऑफ द फिलीपींस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एज वी कैन सी। चाइना ने क्या किया, साउथ चाइना सी के अंदर कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए, लैंड रिक्लेमेशन कर लिया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अपनी नेवी के बेस बना दिए भैया वहाँ पे। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ना सारी दूसरी कंट्री को डरा रहा है। अभी तक एशियन कंट्री चुप थी, लेकिन अभी एशियन कंट्री ने हल्का फुल्का बोलना शुरू कर दिया है, और कई मिलिट्री अलाइनमेंट वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ।
मोस्टली जो ये कंट्री है ना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह, इनकी और ब्रूनेई वगैरह, इनकी यूनाइटेड स्टेट के साथ बहुत गहरी दोस्ती है काफ़ी समय से। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के साथ नहीं, बल्कि कुछ कंट्री तो रशिया के साथ भी रिलेशन बना रही हैं। जैसे वियतनाम और रशिया के बीच में एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से चाइना को थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे हो गया है, क्योंकि इससे वियतनाम रशिया के क्लोज आ जाएगा और वियतनाम और चाइना की आपस में भैया बनती नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है, ये लोग भी एंगेज हो रहे हैं सिंगापुर के साथ, ब्रूनेई के साथ, इंडोनेशिया, जापान वगैरह भी इंक्लूड यहाँ पे हो रहा है। इवन इंडिया तो ब्रह्मोस भी एक्सपोर्ट करने वाला है फिलीपींस को। थाईलैंड और वियतनाम ने भी ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। मलेशिया वगैरह ने भी काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। अब यह कब तक आप दबाओगे? ठीक है, आप माना कि आप सुपर पावर हो, बट भाई सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारी भी है ना। हाँ, तो जैसे इंडोनेशिया ने क्या किया था पिछले साल, एक नांतुआ आइलैंड है, चाइना ने जहाँ पे कुछ नेवी एक्सरसाइज वगैरह किया था, तो इंडोनेशिया ने उसका काफ़ी यूनाइटेड नेशन के अंदर उसका विरोध किया था। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि चाइना को यूनाइटेड नेशन के अंदर विरोध किया जाता है बाय दीज कंट्रीज, बट लेकिन वो हुआ, फिलीपींस ने वो किया, ठीक है। उसके अलावा एक चाइनीज़ कंपनी है, वो भी जो है सबिक बे, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर ही पड़ता है, वहाँ पे कोई ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका भी विरोध किया गया फिलीपींस के द्वारा। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बाकी तो अलग बात है। इंडिया का यहाँ पे भी एक काफ़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि इंडिया, जब हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक के अंदर साउथ चाइना सी अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है। जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो एक तो स्वेज कनाल हो गया, उधर से मलक्का स्ट्रेट हो गया, और उधर से साउथ चाइना सी हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट माना जाता है, और यहाँ पे इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसलिए भैया हम भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे। और डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मिलिट्री ट्रेडिंग, वियतनाम और फिलीपींस में भी इंडिया की जो आर्मी है वो मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट करवाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब डिजास्टर रिलीफ वगैरह की बात आती है तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। मलक्का स्ट्रेट, ये जो सिंगापुर वगैरह हैं उसके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया वगैरह, इनके साथ मिलके हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बात वही है कि भाई चाइना गुर्रा रहा है पूरी दुनिया को, लेकिन अभी समय आ गया है कि उसके साथ हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करता है उसी लैंग्वेज में हम भी बात करें, है ना। वो पूरे का पूरा मामला है। चलिए बच्चों, स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएटिंग द सेफ एनवायरनमेंट फॉर द वीमेन। न्यूज़ में क्यों है आपको पता ही है। अभी हमारी जो रेसलर टीम थी, वीमेन टीम, उन्होंने आरोप लगाए थे अपने कोच के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर स्पेशली, ठीक है, कि उसने हमारा सेक्सुअल हरासमेंट किया है। ये पूरी दुनिया ने देखा, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, बाद में कमेटी बनाई गई उसको स्टडी करने के लिए। मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिज़ाइन भी दिया है, वो सब चीज़ें हुई। तो न्यूज़ में इसीलिए था। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे वीमेन काम करती है, कोई ऑफिस में काम करती हैं, कोई सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, या स्पोर्ट्स पर्सन हो, कहीं पे भी हो, वर्क प्लेस में हरासमेंट होता है, तो उसके बारे में ये टॉपिक है। देखिए क्या क्या कारण है यहाँ पे, क्या क्या इश्यूज हैं। एक तो पैट्रियार्कल माइंडसेट है। आज भी हमारे देश में जो मोस्टली मर्द हैं, जो मेन हैं, वो ये समझते हैं कि भैया औरत की जो जगह है ना वो घर की चार दीवारी के अंदर है। और तो चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको हाउसवाइफ होना चाहिए। एक तो वो जो माइंडसेट है उसकी वजह से एक हरासमेंट होता है। कई बार हरासमेंट डायरेक्टली होता है, कई बार हरासमेंट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट हरासमेंट मतलब आपने उनको डायरेक्टली छेड़ दिया, राइट, फिजिकल हरासमेंट कर दिया। इनडायरेक्ट हरासमेंट मतलब मेंटल हरासमेंट, बार बार आप उसको टोका टकाई कर रहे हो, टोंट मार रहे हो, इस तरह की चीज़ें जो है ऑफिस में जो देखने को मिलती हैं, वो सब पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से होता है। क्योंकि एक तो जॉब, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे आपको ज़्यादातर मर्द दिखाई देंगे, मेल दिखाई देते हैं। तो एक तो वीमेन की संख्या वैसे भी कम है, जिसकी वजह से जो मेल जो है वो एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि वो सीनियर पोजीशन पे है, बॉस वाली पोजीशन में है, वो सब मैनेजरियल वाली पोजीशन पे है, राइट। वो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी है। वीमेन लीडरशिप की बहुत समस्या है। वीमेन लीडर नहीं है अभी भी, चाहे आप सरकारी में चले जाएं, आप चाहे प्राइवेट में चले जाएं। अभी चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं, बस मोस्टली केसेस में लीडरशिप पोजीशन आज भी एनफ नहीं है वीमेन के लिए। तो जिसकी वजह से उस ऑफिस में जो महिलाएं काम करती हैं तो वो इनसिक्योर फील करती हैं, राइट, क्योंकि भी वो सबॉर्डिनेट हैं। उनकी अगर कोई लीडर, उनकी जो बॉस है, अगर वो वीमेन हो तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं है, राइट। ये बड़ी समस्या है। और जो लेबर फोर्स पार्टी में वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स बहुत कम है ही। मोस्टली वीमेन कंप्लेंट भी नहीं करती हैं जॉब के डर से कि इनकी जॉब ना चली जाए, वो भी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। विशाखा जो जजमेंट गाइडलाइन दिया गया था 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके तहत हर
इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको एक वीमेन सेल बनाया जाना है, वीमेन कंप्लेंट वाला सेल, ताकि महिलाएं कंप्लेंट वहाँ पे कर सकें। लेकिन आज भी मोस्टली ऑफिस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो महिलाएं कहाँ कंप्लेंट करेंगे भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है ना। तो ये डेटा भी देखिए बहुत बात यहाँ पे कह रहा है। जब हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अपना सेक्शन 354 आता है, बट एक आता है सेक्शन 509 जो कि इंसल्ट ऑफ द मोडेस्टी ऑफ द वीमेन की बात करता है। ज़्यादातर केस आज भी सेक्शन 509 के अंदर डाले जाते हैं, जो कि उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है एज कम्पेयर टू 354। खैर, एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात, जब हम लोग लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं जो लास्ट ईयर हुआ था 2021 के अंदर, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि इंडिया में वीमेन पार्टिसिपेशन जो है दैट इज़ ओनली 55.1%। हालांकि 2017-18 में इट वाज ओनली 17, पहले से तो इम्प्रूव हुआ है। बट आज भी जब हम G20 की बात करते हैं या डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, इंडिया में वीमेन पार्टिसिपेशन आज भी सबसे लोवेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो भैया जब वीमेन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। सॉल्यूशन कुछ इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। पहली बात तो अर्ली स्टेज जो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी गर्ल को और बॉय को कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को, वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी होता है ना। और जो अर्ली स्कूल एजुकेशन होती है, स्कूल एजुकेशन में कैसे ट्रीट किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इक्वली ट्रीट होना चाहिए। पहली बात तो ये अर्ली जो फैमिली और स्कूलिंग लाइफ होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ होती हैं वो वहीं पे आती हैं। अगर आप बचपन में लड़कियों को अलग से ट्रीट होते हुए देखते हो तो आपकी आदत बन जाती है, आपके दिमाग में वही चीज़ छप जाती है, तो आप भी फ्यूचर में जाके वैसा ही करते हो, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करें, पहली बात तो ये। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीमेन फ्रेंडली होना चाहिए। कहीं बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होता है सेपरेट वीमेन टॉयलेट नहीं है, ठीक है, उनके लिए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए डेफिनेटली। इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। ये तो शॉर्ट टर्म गोल हो गए। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल में क्या कर सकते हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए, इंसेंटिव वगैरह दीजिए। जो महिलाएं ड्रॉप आउट कर लेती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह से, जो प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती हैं, तो उनको इंसेंटिव देने की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जब वापस ऑफिस में आएँ तो इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए। ये मीडियम टर्म सोल्यूशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो वही हो सकता है कि भैया जो डीप रूटेड हमारे साइकोलॉजी के अंदर घुस गई है ये चीज़, जो कल्चरल वायलेशन होता है, जो कल्चरल एक हम लोग विचार रखते हैं महिलाओं के लिए, वो चेंज करने चाहिए। तो 3 टाइप के इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। ध्यान देना है आपने, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में इंटरनल कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाइए, मीडियम टर्म में आप वीमेन फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करिए, इंसेंटिव दीजिए। लॉन्ग टर्म के अंदर जो कल्चरल जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसको चेंज करिए। ये तीन चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हालांकि वो डीप नहीं गया है जिसने आर्टिकल लिखा है, बट यस ऊपर से वी शुड हैव दिस आइडियाज़, ठीक है। विशाखा जजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको अलग से स्लाइड दिया है, तो ये आप सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।